देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 और राज्य यानी कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में तमाम राज्यों को लेकर के तारीखों का ऐलान किया गया है और जाहिर है कि तमाम राजनीतिक दल एक लंबी तैयारी और एक तरह से ये कहा जाए कि किन किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने तमाम रणनीति बना रखी है। और आज इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलग अलग राजनीतिक दलों के मुद्दे क्या कुछ है, किस तरह से क्या समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो कमल पर भारी पड़ पाएगी या फिर कमल एक बार फिर खिला हुआ नजर आएगा और पंजा क्या कुछ अपना असर दिखा पाएगा। तो ये तमाम चीजें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमीक जामेई साहब हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आजम बेग साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी भी है। इसके साथ साथ हमारे साथ मोर्चा तो बीजेपी का है। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र कुमार साहब है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सांसद है झुंझुनू से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 3 हमारे साथ मेहमान हैं। इन तीनों मेहमानों के साथ हम बातचीत करेंगे, मुद्दे क्या कुछ होंगे वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अमीर, हम आप ही के पास आएंगे और आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है किस रुख पर जाते हुए दिख रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? 10 मार्च को लाल इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर ये बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी अपने एक रेनबो गठबंधन के साथ हम इस लड़ाई में जा रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं 5 साल का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मिसयूज है, मशीनरी का जो मिसयूज है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हमारी जनता से किए थे, चाहे वो एमएसपी को दुगना करने का वादा रहा हो, चाहे वो हमारी जो शिक्षक भर्तियां हैं 79,000 भर्तियां हैं जो 5 साल में 5 बार उसके इम्तिहान फेल हुए, उसके पेपर लीक हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि टीचर्स की जो नौकरियां हैं उसके वादे जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। 2 कंपनी ऐसी मल्टीनेशनल नहीं है जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए आई। तो उत्तर प्रदेश रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी देश की संसद में भी हैं और इनको मालूम है कि नीति आयोग ने ये बताया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे 3rd क्लास पिछड़ा हुआ, सबसे नीचे ये हमारा उत्तर प्रदेश आ गया। क्योंकि जो बजट एलोकेशंस थे, चाहे वो पीएम केयर के रहे हों और लोकसभा के सांसदों के और राज्यसभा के सांसदों के तो पैसे लिए वापस ले लिए गए थे, इनके पास तो कोई ताकत थी नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से हमारी गंगा जी में, हमारी जमुना जी में हमारे भाइयों की लाशें बही, हमारी माओं की लाशें बही, हमारी बहनों की लाशें बही। ये वो सारे मुद्दे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ एक बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की इन मुद्दों को लेकर के आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं। आजम साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, कांग्रेस ने जिस तरह से ऐलान किया कि 50% महिलाओं को जो है एक तरह से वोट के लिए वो चुनावी मैदान में उतारेंगे और साथ ही साथ जो है आपके लिए क्या कुछ मुद्दे वहां पर है, कैसे आप योगी साहब को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगे? दरअसल जिन बुनियादों पर इस वक्त
उत्तर प्रदेश खड़ा है, मैं समझता हूँ वो बदलाव की चौखट पर है। और इस चौखट पर जनता ये देखना चाहती है, इस चीज पर अपना नजरिया देना चाहती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती है कि पिछले 5 साल की सरकार ने जिस तरह हमको उनकी उम्मीदों के खिलाफ गए। चेंज इसलिए होता है कि लोगों को ऐसा लगे कि पिछली सरकारों ने बेहतर नहीं किया। इससे पहले बसपा की सरकार रही, उसके पहले सपा की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार को भी लोगों ने देख लिया और लोग ये मान करके चलते हैं कि शायद हमारी हिफाजत, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा सम्मान कांग्रेस के पंजे में ही महफूज है। अब लोग ये समझने लगे हैं, और मैंने कई डिस्ट्रिक्ट में जाकर के नौजवानों की आत्मा और नौजवानों के सम्मान और नौजवानों की मुद्दे क्या होंगे, जरा मुद्दे हम जानना करना चाहते हैं। नहीं, मुद्दे क्या महिलाओं को ये जो सम्मान आदरणीय प्रियंका जी दे रही है, और उन्होंने जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहकर के और महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश की है, आदरणीय राहुल जी ने जिस तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर उनके हक में आवाज उठाई है, तो हम ये समझते हैं कि किसानों के रूप को सम्मान देने का मामला हो, उनकी रोजगार, उनकी फसलों को उचित मुआवजा देने का मामला हो, उनको महिलाओं को सम्मान देने का मामला हो, या फिर रोजगार देने का मामला हो युवाओं को, या फिर हम समझते हैं कि जो माहौल खराब किया जा रहा है उससे बचने का मामला हो, तो नौजवान इस वक्त और एक किसान कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो मुहिम चला रही हैं उसके साथ जुग दर जुग जुड़ता जा रहा है। कांग्रेस की हालत बहुत बेहतर होने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस की हालत बहुत बेहतर होने जा रही है। ये तो 10 मार्च को पता चल पाएगा कि बेहतर हालत किसकी है। नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, हम उनके पास आएंगे। नरेंद्र जी, आपके क्या कुछ मुद्दे हैं और आप किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं ताकि आपकी जो सरकार है दोबारा फिर से बन सके और जो डबल इंजन की सरकार है वो अपना असर दिखा पाए? सबसे पहले तो मैं आपको, मेरे को आपने जोड़ा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और बाकी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो योगी जी की दिखाई दे रहा है। केंद्र ने जितना लोगों को बचाया गया है और जितनी शांति यूपी में हुई है उतनी शांति कभी भी बाहर यूपी में नहीं हो, किसी भी पार्टी की सरकार पीछे रही है। योगी जी के आने बाद में भ्रष्टाचार बिल्कुल नाम मात्र का नहीं रहा। दूसरी बात, अभी ये गंगा में जो कह रहे थे कि लाशें बचाएगी, ये गंगा में तो आपके वहीं से आपके पत्रकारों ने है या मीडिया से आया कि ये पुरानी फोटो लगा लगा करके इन लोगों ने दिखाई है। गंगा को तो कितना पवित्र किया, किस तरह से लोग मानते हैं और विश्व मान चुका। और यहाँ की जनता है, मीडिया से हम बार बार सुनते रहते हैं कि हम फिर से योगी को लाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी क्या, हमें शांति अब मिली है। गुजरात में बिजनेस जिस तरह से होता था, आज यूपी में जिस तरह से बिजनेस हो रहा है योगी जी के आने के बाद में, कितने धार्मिक स्तर राम मंदिर का बनना है। यहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव जो अन्य पार्टियां कर रही हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। सब किसानों को 2-2 हजार रुपए किस्तें दी जा रही, तो सभी को दी जा रही हैं। कोरोना जैसी स्थिति में जन धन में जो खाते खुलाए थे उनमें 500-500 रुपए सब महिलाओं के भेजे गए हैं। 3-3 सिलेंडर फ्री दिए गए हैं। इतना धार्मिक स्थलों का कितना विकास हुआ है, सड़कों का कितना विकास हुआ है, रेल का कितना विकास हुआ है, और ये फिल्म की इंडस्ट्री बनने को जा रही है। बहुत बड़ा हवाई अड्डा यूपी में बनने जा रहा है। और कितना इससे पहले मोदी जी ने कितना पैकेज किया है। और ये कांग्रेस ने जिस तरह से आज पंजाब में जो स्थिति पैदा 1-2 दिन में पहले की थी, उसकी सद्भावना जनता में किस तरह से पहुंची है। हमारा भारत है जो विश्व के नजरों में गिरा है, इसकी सिंपैथी लोगों में बढ़ी है। किसी भी तरह से मतलब नहीं है अब तो। और फिर सीधा सा तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 40 और 50 के बीच में वोट हमेशा हर स्टेट में मिलते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी है तो भी वोट उतने ही मिले। और यूपी में अब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसी भी स्थिति में कह नहीं सकते। अभी इन्होंने दौड़ करवाई, प्रियंका ने ये करवाई, तो वो लड़कियों के स्टेटमेंट क्या है? हमें पानी तक की सुविधा नहीं दी गई, हमें कोई हमारी व्यवस्था नहीं। अभी हम आपके मुद्दों को समझ रहे हैं कि किन मुद्दों के जरिए से आप जो है यूपी में जा रहे हैं। जो हम अगर आपसे ये समझना चाहें, यानी नेक्स्ट सेल में समावेशी विकास की आप बात कर रहे हैं कि जहां जहां पर विकास हुआ है, विकास अहम मुद्दा होगा। धर्म और राजनीति वो भी आपका एक तरह से मुद्दा होगा। फिर क्या वजह है कि हर तरफ
अगर देखा जाए जिस तरह का माहौल जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी किस बात की है जब सब कुछ विकास है, सारी चीजें बेहतर है? नहीं, लोगों में नाराजगी है ही नहीं किसी तरह की। आप किसी भी जाति विशेष के लोगों से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। कोई, यानी किसानों में थोड़ी बहुत थी। मैं खुद ही मेरठ जाकर के आया हूँ 4-5 दिन पहले, मैं उनसे मिला हूँ। सबने कहा कि हमारे पहले विरोध था, अब ये जो बिल वापस ले लिए तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। अब जो लोग विपक्ष में भी थे वो सारे पक्ष में हैं, और सारे समुदाय अब की बार सारा सहयोग करना चाहते हैं। लोगों को ये विचार है कि भाई कि यादव वोट नहीं देंगे, अल्पसंख्यक वोट नहीं देंगे। अल्पसंख्यक तो अब की बार सबसे आगे हो रहे हैं कि हमें मोदी जी के आने के बाद में हमारा परिवार सुरक्षित रहने लगा है, हमारी बच्चियां पढ़ने जाने लगी हैं, बाजार में किसी भी तरह से मार्केटिंग में जाना है, सुबह शाम को जाना है, किसी भी तरह की जो शांति हुई है। और भ्रष्टाचार आपके सामने दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, बिल्कुल ही कम हो गया एक तरह से। और लोगों ने योगी जी की आज घर की स्थिति देखते हो, आज तक योगी और मोदी जैसा कहीं नेता नहीं आया। सबके आप परिवार देखते हो, कोई भी पहले मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री बना, उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, उनके परिवार का इतिहास उठा करके देखिए कि उनके परिवार में कौन सदस्य एमएलए, कौन एमपी है, उनके घर किस तरह के हैं। आज कितनी कितनी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास कुछ है। और योगी मोदी के पास का उसका परिवार देखिए। आज योगी जी के पिताजी खत्म हुए, वो अपने घर भी नहीं गए। उसकी बहन है, एक बहन है या उसका बहन है, वो भी आपको नर्सरी खोल रखी है, वो जो पेट्रोल पंप पर डीजल भर रहा है। और इन लोगों का इतिहास देखिए, इनके कितने, उससे पहले इनके पास क्या था जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने या ये मंत्री नहीं बने, उससे पहले का इनका परिवारों का इतिहास देखिए, उसमें उनकी संपत्ति क्या थी, आज इनकी संपत्ति क्या। सब लोग आज समझने लगे, कहते कुछ भी है करेंगे कुछ। उनको कह रहा हम कहीं भी जाएं, किसी भी मीटिंग में जाएं, लेकिन वोट हम योगी और मोदी को देंगे। ठीक है, वोट जो है योगी और मोदी को देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार आपने मुद्दा बनाया है, धर्म और राजनीति मुद्दा है, किसान आपके लिए मुद्दा है, और समावेशी विकास आपका मुद्दा है। अमित, जिस तरह की बात नरेंद्र साहब कह रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर तमाम विकास जो अहम मुद्दे हैं वो है आपका भ्रष्टाचार। एक तरह से ये उजागर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, वो तमाम मुद्दे रहेंगे। तो ऐसे में साइकिल का आ पाना या फिर साइकिल अपना कितना असर दिखा पाएगी, सवालिया निशान लग जाता है। देखिए नरेंद्र जी हमारे बड़े हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो इनकी सरकार के आंकड़े हैं, मैं उसी के नजरिए से बात करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि साहब भ्रष्टाचार हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी पर जो रिवर फ्रंट था, ये JPNIC जो हमने बनाया था, इसको लेकर CBI और न जाने क्या क्या हमारे पीछे लगाया था। लेकिन 5 साल में जो उसकी रिपोर्ट जो क्लोज हुई, तो उसमें माननीय अखिलेश जी का दामन सबसे साफ निकला। उनके ऊपर कभी कोई भविष्य में भूत में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि भारत में हमारे एक ऐसे भी बाबा मुख्यमंत्री हैं और इनके एक डिप्टी CM हैं, जिनको इलाहाबाद में चंदा चोर के नाम से जाना जाता है, केशव मौर्य जी। इन दोनों ने अपने ऊपर लगे वो सभी जो गंभीर आरोप थे, उसको अपना एक पूरा ताकत इस्तेमाल करते हुए वो अपने चार्जेस अपने ऊपर से इन्होंने हटवाने का काम किया। योगी जी के पर 2007 के दंगों का भी आरोप था। नहीं तो इसका मतलब प्रजापति जो है, अगर वो जेल में है या फिर उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है, वो सब कहने की बातें नहीं, प्रजापति जेल जो गलत होंगे, कानून संविधान हमारे देश के अंदर है और उनको सजा मिलेगी, चाहे वो तो यही बात तो कह रहे हैं दल के हों। हाँ। सुन तो लीजिए ना। लेकिन ऐसा कब होता है? मैंने 2 मुख्यमंत्रियों की बात बोली, माननीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने निजी बात भी बोली ना कि इनके परिवार के पास कहां से दौलत आ गई, कहां ताकत आ गई। हमारा ये कहना है कि अगर 5 साल में कहीं भी समाजवादी पार्टी गलत होती तो भारतीय जनता पार्टी हमको बख्शती नहीं। तो हमारा दामन साफ था, जो CBI का इल्जाम लगा। लेकिन इनका दामन साफ अगर होता तो क्या जरूरत थी कि मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर सभी लगे आरोप को, वो केस को वो विड्रॉ करते? नंबर 1। नंबर 2, एक इनके क्रिमिनल गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी। जब ये थार कांड हुआ लखीमपुर खीरी में, जब किसानों की हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा गया, तो उन्होंने साफ कहा था किसानों से, लखीमपुर के किसानों सुन लो, मैं गृह मंत्री से पहले भी कुछ हूं, तुमको मालूम होना चाहिए। मतलब ये कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के, माफिया बैकग्राउंड के आदमी को देश का गृह मंत्रालय दे दिया गया। अरे हमारे ये जो बीजेपी के सांसद जी हैं, इनका तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, इनको बना दिया होता गृह मंत्री। लेकिन एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को देश का गृह मंत्रालय देना,
ये सवाल उठाता है कि देश के भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। अब आइए मैं आपको बहुत ही छोटी माइन्यूट सी बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी का आंकड़ा भारत सरकार का, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, जिसमें बताया जाता है कि राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है, जहां से ये हमारे बेग साहब हैं, इनकी सरकार है वहां पर। नंबर 2 पे पूरे देश में रेप सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश है। छेड़खानी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है देश में, और अपहरण में नंबर 1 है बाबा मुख्यमंत्री जी के रूल में। ये आंकड़े इनकी सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, जो दिखाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जब आए, जब मुख्यमंत्री बने, लेकिन यादव का उत्पात तो सभी ने देखा है ना। नहीं, सुन तो लीजिए ना। हाँ। अब आप ये कहना चाहते हैं कि यादव उत्पाती होता है, मतलब यादव जो है दंगाई होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, उनका उत्पात देखा गया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल में अगर कोई उत्पात होता तो आप हमको जेल में डाल देते। आप हमें जेल में डालते ना, छोड़ते तो नहीं ना। ठीक है नरेंद्र जी, लॉ, एक बात हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूरोप का जो पुलिस सिस्टम था हमने उत्तर प्रदेश में बनाया, एक नया पुलिस हेडक्वार्टर बना के दिया। हमने यहाँ की जो इनोवा जो गाड़ी है, सबसे टॉप मॉडल की, दुनिया के सबसे बेस्ट पुलिस सिस्टम हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी ने आते ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने 1090 पावर लाइन दिया, जिसे इन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, ठीक है, में नंबर 2 पे है। ठीक है। नरेंद्र जी, जिस तरह की बात अमीर साहब कह रहे हैं कि हमने जो है तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदल दी, और टेनी साहब को लेकर के जिस तरह की बात उन्होंने कही कि साहब एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को आपने गृह मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय में जिम्मेदारी दे रखी है। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, किसान जरूर आपसे पूछेंगे इस चीज को कि आपने जब हमारे ऊपर थार को दौड़ाया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? जी, ये तो आप बता रहे हैं। अभी कल ही पंजाब में जो घटना घटी, बीटू ने क्या कहा है? हाँ। आप वो जो किसी पार्टी के नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि 370 धारा हटना, राम मंदिर का बनना, हाँ, महिलाओं को जो अल्पसंख्यक महिलाओं को इस तरह देना, तो जनता की भावना तो सबके साथ है। आज कितना लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में धारा 370 का क्या मतलब है? असल में मुद्दों को भटकाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। आजम साहब रुक जाइए जी। उसका इसलिए मैं बताऊं आपको, इसका इसलिए है कि आतंकवाद देश में जितना था उससे तो उत्तर प्रदेश में अलग, यूपी के ही लोगों का आतंकवाद अलग से था। वो कौन आतंकवाद में बाहर से आते हैं, कौन आतंकवाद? यूपी में तो अलग आतंकवाद था, वो सारा आज खत्म हो गया। सब 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाली जो कौम है, जो भारतीय जनता पार्टी है, 36 कौमों को साथ लेकर के चल रही है, सबको एक साथ रख रही है। जो कोई भी जाति का हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी जनता हो, कोई भी किसी तरह का उपद्रव करेगी तो मोदी जी का कहना है, योगी जी का कहना है, उसको न्याय है जो वो सजा देगा। अच्छा है नहीं तो टेनी साहब को क्यों नहीं हटाया गया? टेनी साहब को क्यों नहीं हटाया गया? टेनी साहब को क्यों नहीं हटाया गया? एक सवाल। दूसरा ये हाथ में नहीं है ना हटाना, तो अभी तो न्याय होगी। अभी तो जांच चल रही है, जांच कमेटी बना दी। अब हटाने को तो अब आप कहोगे पंजाब की सरकार को क्यों नहीं हटाया गया, तो वो अभी जांच कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री और होगा किसी, तो जांच कमेटी है बैठी हुई है। आपको लगता है कि टेनी साहब के पद पे बने रहने के बाद जो है जांच इतने निष्पक्ष अंदाज में हो पाएगी? हाँ, निष्पक्ष रूप से जांच होगी, हर चीज में ही हो रही है। अभी आप ये कह रहे थे कि कितने, मैंने कहा ना कि पहले इन्होंने किस तरह से क्या किया क्या नहीं किया, उसमें सारों में स्टेटमेंट जो आए हैं वो सबके मिले हुए आए हैं। इन लोगों ने विकास कौन सी की? केवल अपने ही लोगों के लिए, अपने ही पार्टी पूरे देश को आगे बढ़ाने का कहा है। आजकल यूपी में कितनी शांति है, कितना बड़ा स्टेट है, उसमें कोरोना जैसी बीमारी में भी लोगों को किस तरह से उपचार किया मोदी जी ने, योगी ने, सारी सेना को सुरक्षित करना। यूपी का जितना विकास हुआ है उतना तो शायद ही मेरे हिसाब से किसी और, ये तो आपके सामने है, अभी तारीख तय हो चुकी है चुनाव की। अच्छा, एक सवाल आपसे और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हेट स्पीचेस का मामला सामने आया, उसी बीच में बुल्लीबाई ऐप आया, उससे पहले सुल्ली डील का एक मामला सामने आया। आपने अल्पसंख्यक की बात की, जाहिर है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके से नरसंहार की धमकियां देना आपको लगता है कि उचित है अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? किस चीज को दर्शाता है? नहीं, उचित है, लेकिन ये प्रजातंत्र है, इसमें सब योगी मोदी जी हैं, तो ये सबको साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, योगी जी तो खुद इस तरह की भाषा बोलते।
एक बात मुझे अर्ज करनी है। नरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? और सब की भावनाएं ठीक है नरेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, इसी सवाल के साथ आएंगे, लेकिन आजम साहब, आपसे एक चीज समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधा सीधा मुकाबला जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, आप क्यों जो है क्या कहते हैं उस तरीके से आपने समर्थन की बात क्यों नहीं की, आपने गठबंधन की बात क्यों नहीं की? असल में बात क्या है कि हाँ। सेकुलर पार्टियों को एक फोर्स बनाने और एक साथ जोड़ने की बातें बहुत चली, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये गुमान है कि वो अपने आप सरकार बना लेंगे। इस वजह से अखिलेश जी इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो सके कि और सारी अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर के और एक महाज बने और वो मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। कांग्रेस तो आखिरी वक्त तक इस बात के लिए कोशिश कर रही थी कि सब मिलजुल करके चुनाव लड़के और फिरकापरस्त ताकतों को हटाएं। मैं इस बारे में एक बात को ये क्लियर नहीं, करना नरेंद्र जी चाहता तो हूं कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता है नहीं, हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक बिल्कुल ठीक है। नहीं, उनके यहाँ देखिए, नैरेटिव सेट करके और अपनी बात को किसी तरीके से भी कह जाना, उससे राजनीति में फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप क्या कह रहे हो ये एक अलग सिस्टम है, हुआ क्या है वो अलग चीज है। उत्तर प्रदेश में जैसी गंदी राजनीति इन 5 सालों में हुई है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में इतने घटिया स्तर तक राजनीति आई होगी। किसान को सड़क पर बैठे हुए को मंत्री का लड़का नहीं, नरेंद्र जी से जवाब ले लेते ना, नरेंद्र जी से जवाब ले लेते। महिला के साथ उत्पीड़न हो जाए और गोरखपुर में जहां से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं वहां बच्चे इसलिए मर जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और उस हालात में जो इंसान उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आगे आए उसको दहशतगर्दी का इल्जाम देकर के या किसी भी इल्जाम में आप अंदर कर दें, इस तरीके की घटनाएं मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी रियासत में कभी किसी मुख्यमंत्री ने की हो या हुई हो। उत्तर प्रदेश में तारीख में जो माहौल है वो 100% उन शक्तियों के हक में है जो इस देश को, ठीक है, जवाब ले लेते चूंकि सत्ता पक्ष मौजूद है हमारे साथ। नरेंद्र जी, जिस तरह के इल्जामात या आरोप लगा रहे हैं आजम बेग साहब, अंजर भाई राजस्थान, एक मिनट अंजर भाई प्लीज, राजस्थान में जो बात अभी अमीर भाई ने की है, मैं समझता हूँ राजस्थान आदर्श स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहां पर सरकार चलाने में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी निष्पक्षता पूरी पारदर्शिता के साथ काम ले रहे हैं, और इस वक्त कोविड प्रोटेक्शन में राजस्थान सबसे ऊपर है और महिला सशक्तिकरण और महिला प्रोटेक्शन में सबसे ऊपर है। देखिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो वहां उस वक्त ये बात कर लीजिएगा। नरेंद्र जी, जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, आजम बेग साहब भी यही बात कर रहे हैं, अमीर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि आप माइनॉरिटी को लेकर के दम तो जरूर भरते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से हेट स्पीचेस होती हैं, जिस तरह से ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में चुन चुन करके जो मुस्लिम चेहरे हैं, खासतौर से जो बाहुबल कहे जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, आप अपने लोगों को छोड़ देते हैं, जाहिर है कि सवाल तो उठेगा आपकी नीयत पे। नहीं, अभी तक कहीं भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया गया है कि कोई जाति विशेष को विशेष अलग से समझा गया है। 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने जातिगत भेदभाव किए हैं। अभी आप देख लो कि अखिलेश जी आपने समझौता ये तो करना चाह रहे थे, अन्य पार्टियों ने नहीं किया समझौता। ये देख रहे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने सरकार बना ली, अलग से वोट डाल दिए, लेकिन जनता क्या करी है, मुस्लिम वर्ग खुद कह रहा है समुदाय कि अब हम समझ चुके हैं, हम 70 साल तक हमारे को दिया कुछ नहीं, हमने सब कुछ कांग्रेस को दिया और उन्होंने पार्टियों को दिया, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है वोट देने। और ये युवाओं की जहां तक बात करते हैं, युवाओं की परीक्षा की जो बात करते हैं, योगी एक उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पेपर आउट होते ही पेपर का अनाउंस कर दिया कि 1 महीने के अंदर परीक्षा होगी, कोई बच्चों से कोई फीस कुछ खर्चा नहीं लिया जाएगा, और उनके घर तक बुलडोजर चलाना, उनको अथवा जेल में भेजना। अच्छा, आपने वादा किया, हाँ, आपने वादा किया हम रोजगार देंगे, आपने कोई रोजगार नहीं दिया। आपने वादा किया कि हम जो है उत्तर प्रदेश को बेहतरीन एक तरह से कानून व्यवस्था वहां की चाको चौबंद कर देंगे, आपने वो चीज भी नहीं की, बल्कि आपके निशाने पे जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको आप टारगेट करते रहे। फिर किस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं खुद गया था तो यहाँ राष्ट्रीय मार्ग देखो किस तरह से विकास यूपी में जितना हुआ है, शायद ही
किसी स्टेट में हुआ होगा, कितने रेल मार्ग से मान लो किसी, अभी वृंदावन में नहीं, ये तो अखिलेश कह रहे हैं कि अखिलेश कह रहे हैं कि आपने जो उन्होंने काम किए थे उसका फीता आपने काट दिया, उसका नाम बदल दिया। सारा काम तो अखिलेश ने किया। नहीं, काम अखिलेश जी ने कहाँ से कर दिया? अखिलेश जी ने क्या किया और क्या नहीं किया, किस तरह से पहले विधानसभा चलती थी अखिलेश जी के टाइम में, हमने सब सुना है, देखा है। उसके बाद में आज योगी जी जिस तरह से विधानसभा को चला रहे हैं, किस तरह से इनके विधानसभा में कौन बैठते थे, किस तरह के लोग जाते थे, कितने किस तरह के उपद्रव होते थे। एक तरह आतंकवाद पूरे देश में था, यूपी में के लोग यूपी में ही आतंकवाद करते थे, किस तरह से महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना था, कितने लोगों के पास। यूपी में अब भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी आई है, उससे पहले तो रोजाना अखबारों में, टीवी में सारा मुद्दा ही भ्रष्टाचार का आता था। लेकिन हाथरस में चोरी छुपे जिस तरीके से एक दलित युवती को जिस तरह से जलाया जाता है, ये भी दुनिया ने देखा है। हाँ, दुनिया ने देखा था। आपने आप खुद ही करो कि दुनिया ने देखा है। हाँ। तो किया किस तरह से गया था, किन लोगों के द्वारा किया था। आज जिन्होंने किया है उनको सजा मिली है। हाँ। और जिस तरह से लोग, हमने खुद ने देखा है कि यूपी के अंदर किसको भगाओ किसको नहीं भगाओ मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पर्चे लगाना है। जहाँ अन्य जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, उनमें कम जाति वालों को, कम वोटर्स हैं, उनको सताना, इस तरह का यूपी में हुआ है। उन लोगों को शांति भी कहते हैं। अभी चलने लगे हैं, समय की मजबूरी है। अगर नेक्स्ट सेल में हम आपसे ये समझना चाहें कि उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आपको मिलती हुई दिख रही हैं? जैसे आप पिछली बार जो है 300 प्लस थे, लेकिन इस बार क्या है? यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पिछली बार जो सीटें आई हैं उससे बढ़ करके सीट आएंगी। हाँ, यानी 350 से ज्यादा आएंगी। आज 300 से जो पिछली बार आई उससे 300 से भी ज्यादा आएंगी सीट। ये सारा कुछ निर्भर करता है, देश के विकास पर भी निर्भर करता है। सब जनता समझती है यूपी का जितना विकास हुआ है, भारत देश का जितना विकास हुआ है, योगी और मोदी की विश्व में जितनी साख बढ़ी है, उसके सब वोट अपने आप में सब समझते हैं। बार बार ये कहते हैं, हम जानते हैं कि किसको वोट देना है। और किसको वोट देने का सवाल यही है कि आज कोरोना जैसी स्थिति में लोगों का, यूपी में तो ये कह रहा, मैं खुद गया था कि कोरोना जैसी बीमारी आई, यदि योगी और मोदी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश संभल ही नहीं सकता था। चलिए, हम आपके लिए नेक जो है तमन्नाएं रखते हैं। आजम साहब, आपको क्या कुछ तस्वीर जो है दिखती हुई नजर आ रही है? कहाँ देख रहे हैं सपा और भाजपा के बीच में? असल में इस बार मुद्दे मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियां नहीं, जनता तय करेगी। राजनीतिक पार्टियां जो मुद्दे तय करती हैं और जो घोषणा पत्र लेके आती हैं, उसको तो सबने देख लिया। सपा का भी मखौर खूब उड़ाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दा भी खूब फाश हो रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस बार जनता आतुर है इस बात के लिए कि सपा और बसपा का जो ये और बीजेपी का शासन रहा है, उससे कैसे बदला लिया जाए। और अंडरग्राउंड जो एक करंट है आम जनता में, वो 100% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और उनका जो कुप्रचार रहा है, इनका जो कुशासन रहा है, उसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी जो वर्ग विशेष को लेकर के सरकार बनाती रही है, लोग उसको भी देख चुके हैं कि किस तरीके से गुंडा राज था एक तरह से। अब जनता बदलाव चाहती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वोटें कांग्रेस कितनी लेकर के आएगी, सीटें कितनी लेकर के आएगी, लेकिन 100% वोट प्रतिशत में इजाफा होगा और बड़े पैमाने पर कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएगी। हमें कितनी बड़ी चुनौती है, क्या कुछ जो है अगर हम आपसे समझना चाहें कि कितनी सीटें आ सकती है? ये तो अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, जो रिकॉर्ड पहले से आ रहा है ना सुनने। ठीक है, वही पूरा रिकॉर्ड वही बनेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो उत्तर प्रदेश में, ये बात तो सही है कि एक नया बदलाव 10 मार्च को देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारी वरीयताएं हैं, जो हमारी बुनियादी इसके पीछे जो लड़ाई है और संघर्ष है, वो ये है कि भारत के संविधान को, लोकतंत्र को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर किया, जितने हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने सिलसिलेवार इस पे हमला किया, हम उसकी हिफाजत का भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम रिक्लेम करना चाहते हैं भारत का जो संविधान बाबा साहब ने जो दिया था, जिसकी वजह से सारे देश में सबको हक हकूक हैं। ये लड़ाई हमारे लिए संविधान की लड़ाई है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में जो हमारे लोग हैं, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, देश के बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान मुख्यमंत्री बने वो, तो उनके पास एक विजन था। उनके आने के बाद ये हुआ कि सबसे पहले आते ही उन्होंने किसानों का जो ऋण था वो उन्होंने ऋण माफ किया।
उसके बाद जो है उन्होंने हमारी जो बेटियां हैं गांव गांव में हमने उनके लिए लैपटॉप बांटे। 11th-12th में बेटियों का जो ड्रॉप आउट रेट हो रहा था तो हमने उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनाया। हमने उनके लिए साइकिल उन बच्चियों के लिए हमने बांटी। हमने टीचर्स, सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं थे तो हमने सिलसिलेवार तरीके से शिक्षक जो हमने भर्तियां की। हमने यहाँ पे जो लखनऊ दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है, आगरा और लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे है वो 2 साल के अंदर बन के तैयार हुआ, जो दुनिया में आज सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अमित, समय की मजबूरी। आखिरी बात, मंडियां हमने बनाई। ये वो सारे प्रोग्राम थे जिनकी वजह से समाजवादी के काम को याद किया गया। मेट्रो बनाया, जिसको मेट्रो को दोबारा लखनऊ में आके नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करके चल गए। अब समाजवादी पार्टी तीन बिंदुओं पर जो अभी हम सबके जनता के सामने हैं, ये जो आप सैलाब देख रहे हैं ना लाल इंकलाब के साथ, हाँ। एक तो हम कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री देंगे। ठीक है, सिंचाई जो है पूरी तरह से माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बेटियां हैं जो विदेश पढ़ने जाएंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको पढ़ाएगी। ये इन सारे बिंदुओं पर एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। ये तो 10 मार्च को पता चल पाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे, अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।